नमस्कार दोस्तों। और ये सीरीज का दूसरा लेक्चर है जो हमने सीरीज कंप्यूटर साइंस की स्टार्ट करी थी। इसी सीरीज के दूसरे लेक्चर में हम आज पढ़ेंगे वॉन न्यूमन मॉडल, और दूसरा जो इसका टॉपिक रहेगा वो रहेगा कंप्यूटर का एवोल्यूशन। अब एक साइंटिस्ट हुए हैं, उनका नाम था वॉन न्यूमन, जॉन वॉन न्यूमन, और इनका एक आर्किटेक्चर था। और ये इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि कभी कभी एग्ज़ाम में इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि वॉन न्यूमन मॉडल के कौन कौन से कंपोनेंट होते थे। तो यहाँ पर, और जो आपकी अगर आपकी 11th क्लास है तो 11th क्लास में तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर को एक्सप्लेन कीजिए। तो इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर को। इट कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल CPU for processing arithmetic and logic instruction, a memory to store data and program input and output devices, and communication channel to send or receive the output data। ठीक है, तो ये क्या है, ये बेसिकली जो अभी हम बात कर रहे थे जिसकी किस ब्लॉक डायग्राम की कंप्यूटर की, कुछ वैसा ही है। देखिए यहाँ पर हमने इनपुट दी, ये इनपुट जो है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के पास जाती है। ये क्या करती है, उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करेगी, जो भी ऊपर प्रोसेसिंग करनी होगी वो करेगी। उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसको मेमोरी में, अगर हम आगे भविष्य में चाहते हैं कि इसको हम यूज करेंगे तो मेमोरी में हम स्टोर कर देते हैं, और आउटपुट क्या कर दी जाती है, डिस्प्ले कर दी जाती है। अब कभी जब ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मेमोरी में डेटा स्टोर है, तो हम जब भी चाहें उसको क्या कर सकते हैं, यहाँ से मेमोरी से निकाल सकते हैं। उस पर फर्दर कोई ना कोई क्या कर सकते हैं, प्रोसेसिंग कर सकते हैं, और उसको फिर से हम जाके कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं। तो ये वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर है। बेसिकली कुछ अलग नहीं है, पर हाँ वही है जो हमने पहले पढ़ा था। पर हाँ हमें याद होना चाहिए, अगर मान लीजिए क्वेश्चन आता है कि वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर क्या था, तो वहाँ पर हमें ये पता होना चाहिए। अब देखिए वॉन न्यूमन मॉडल हो गया। इसके बाद हम आते हैं एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर पे। मतलब ये हुआ कि जो कंप्यूटर्स हैं उनका एवोल्यूशन कैसे हुआ। देखिए जो कंप्यूटर हम आज देखते हैं, आज तो हम कंप्यूटर देख रहे हैं, पर ये कंप्यूटर डायरेक्टली ऐसे तो नहीं बन गए होंगे। कंप्यूटर्स को बनाने में बहुत समय लगा होगा, है ना। जैसे कि पहले कंप्यूटर से पहले कैलकुलेटर हुआ करते थे। पहले कंप्यूटर नहीं हुआ करते थे, पहले इतना बड़ा काम हम कंप्यूटर से नहीं करते थे, पहले कैलकुलेटर हुआ करते थे। तो कैलकुलेटर मतलब कैलकुलेशन का काम किया करता था। तो देखिए एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर फ्रॉम सिंपल कैलकुलेटर टू अ मॉडर्न कंप्यूटर इज एक्सप्लेन बिलो। देखिए नीचे बताते हैं कि कहाँ कहाँ कौन कौन से फेज आए इसके। जैसे कि 500 BC के आसपास पहले क्या हुआ करता था, अबेकस हुआ करता था, है ना। यहाँ पर अबेकस हुआ करता था, तो पहले अबेकस हुआ करता था। अब इसके बारे में देखिए यहाँ पर लिखा है, इट वॉज एन मैकेनिकल डिवाइस कैपेबल ऑफ डूइंग सिंपल अर्थमेटिक कैलकुलेशंस ओनली। मतलब ये क्या करता था कि सिंपल से अर्थमेटिक कैलकुलेशन, अर्थमेटिक प्लस माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब कैलकुलेशंस किया करता था। इसके बाद पास्कल, एक विलेज पास्कल है, उन्होंने इन्वेंट किया था पास्कल। वो मैकेनिकल क्या है, एक कैलकुलेटर ही हुआ करता था, और इसको कहीं कहीं पर पास्कल कैलकुलेटर और पास्कल भी कहा जाता है। ये क्या करता था, ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन का काम किया करता था। और इसके अलावा अगर हमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न करना होता था, तो देखिए मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, बेसिकली इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एडिशन, और जो डिवीज़न होता है इट इज़ फॉर्म ऑफ सब्ट्रैक्शन होता है। तो देखिए अगर हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है तो ये तो डायरेक्ट कर देता था, और अगर हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न करना है तो ये क्या करता था, वो करता था थ्रू रिपीटेड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इसके बाद जो मॉडल आया, उसके बाद एनालिटिकल मॉडल आया, और इसका ये आया है 1834 में। अब ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये हमें क्या है पता होना चाहिए, ये हमें समझ में भी आना चाहिए, और हमें इसको थोड़ा सा ज़्यादा इस पर फोकस करके ध्यान देना है। तो चार्ल्स बेबेज हुआ करते थे, और चार्ल्स बेबेज ने एक मॉडल इन्वेंट किया था। इनने एक और मॉडल इन्वेंट किया था, पर वो उतना पॉपुलर नहीं हुआ था, पर हाँ ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और हमें पता भी होना चाहिए। तो एनालिटिकल इंजन बनाया था इनने। तो चार्ल्स बेबेज इन्वेंटेड अ एनालिटिकल इंजन, a mechanical computing device for inputting, processing, storing, displaying the
आउटपुट। तो देखिए अगर यहाँ पर हम बात करें, यहाँ पर देखिए 4 यूनिट हो गई। इनपुटिंग का काम कर रहा है, इनपुटिंग लेगा, प्रोसेसिंग करेगा, उसको क्या करेगा, मेमोरी में जाके स्टोर कर सकता है, और आउटपुट पे जाके क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा। तो बेसिकली इसने जो उस टाइम पे मतलब 1834 में जो इसने क्या है सोचा था कि एक ऐसी कंप्यूटिंग डिवाइस बनाऊंगा मैं जो कि इनपुट लेगा, प्रोसेसिंग करेगा, स्टोरिंग का काम करेगा और डिस्प्लेइंग का काम करेगा, और वैसे उस मतलब जो मॉडल बनाया था उसी के आधार पे आज के लगभग सभी के सभी कंप्यूटर्स बने हुए हैं। इसलिए इनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहीं कहीं बुक्स में आपको देखने को मिल जाएगा। तो डिस्प्लेइंग द आउटपुट विच इज कंसिडर्ड टू फॉर्म द बेसिस ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, और ही इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ कंप्यूटर। तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट था, ये हमें थोड़ा सा विशेष ध्यान दे के याद करना है। इसके बाद टेबुलेटिंग मशीन है। ये भी टेबुलेटिंग मशीन जो है ये क्या करता था, समराइज द डेटा स्टोर्ड ऑन पंच कार्ड, इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड प्रोग्रामिंग। अब ये था प्रोग्रामिंग की तरफ पहला कदम। अब ये हो सकता है आपको समझ में नहीं आया है, पर हाँ अब समझ लीजिए। पंच कार्ड क्या होते हैं, पंच कार्ड कुछ मेमोरी का फॉर्म होते हैं। जैसे मेमोरीज होती हैं वैसे ही पंच कार्ड हुआ करते हैं जो कि मेमोरी का काम करते हैं, मतलब स्टोरेज का काम करेंगे। तो इन पर क्या करते थे कि उस समय पे इनने एक ऐसा कंप्यूटर की परिकल्पना करी, मतलब ऐसे कंप्यूटर के बारे में सोचा कि एक कंप्यूटर बनाएंगे और उसका जो प्रोग्राम होगा वो हम क्या करेंगे, पंच कार्ड पे स्टोर कर देंगे, और कंप्यूटर क्या करेगा, पंच कार्ड से डेटा लेके क्या करेगा, उसको उस प्रोग्राम को चलाएगा। तो ये क्योंकि प्रोग्राम की पहली बार सोचा गया कि पंच कार्ड पे प्रोग्राम हम स्टोर करेंगे, तो ये क्या है, पहला कदम था टुवर्ड प्रोग्रामिंग की ओर। इसके बाद टूरिंग मशीन आई 1937 में। टूरिंग मशीन कॉन्सेप्ट वाज अ जनरल पर्पस प्रोग्रामेबल मशीन दैट वाज कैपेबल ऑफ सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम बाय एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम स्टोर्ड ऑन द पंच कार्ड। तो ये कुछ वैसे ही इसी का मान के चलिए एडवांस फॉर्म कह सकते हैं हम टेबुलेटिंग मशीन का। इसके बाद अच्छा हाँ, यहाँ पर एक देखिए एक ये आया है जनरल पर्पस प्रोग्रामेबल मशीन, मतलब जो जनरल पर्पस के लिए ऐसे प्रोग्राम्स जो हम की जनरल पर्पस के लिए यूज करें। जैसे कि आज अगर आप कंप्यूटर थोड़ा बहुत चलाते होंगे तो आपने देखा होगा कि क्या है, MS ऑफिस का नाम सुना होगा, और MS ऑफिस को जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ठीक है, तो क्योंकि ये जनरल मतलब आजकल लगभग हर कंप्यूटर में आपको देखने को मिल जाएगा, हर कंप्यूटर में आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, जनरल पर्पस प्रोग्रामेबल मशीन बोला गया उस टाइम पे। इसके बाद 2 मॉडल आए, जैसे कि एक तो है EDVAC, इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, और दूसरा है ENIAC, इसको इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर बोला जाता। तो देखिए अभी मैंने बताया था कि जॉन वॉन न्यूमैन थे, उनने एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था, द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोर प्रोग्राम कंप्यूटर विच वाज कैपेबल ऑफ स्टोरिंग डेटा एज वेल एज प्रोग्राम इन द मेमोरी। वॉन न्यूमैन ने ये बताया था। तो ये जो 2 आपके मॉडल हैं EDVAC एंड ENIAC कंप्यूटर वर डेवलप्ड बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट। तो ये 2 मॉडल जो हैं वो इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड थे। इसके बाद जो टेक्नोलॉजीज आई उन्होंने क्या किया है, हमारे कंप्यूटर के जो कंप्यूटर इंडस्ट्री है उसमें एक रेवोल्यूशन लेके आए। तो जो पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है आपका ट्रांजिस्टर। 1947 में ट्रांजिस्टर आया, और ट्रांजिस्टर आने से पहले जो कंप्यूटर थे उनकी जो प्रोसेसिंग यूनिट थी, प्रोसेसिंग यूनिट कौन थी, CPU थी। तो इसके पहले जो CPU का काम किया जाता था वो वैक्यूम ट्यूब के माध्यम से किया जाता था, और वैक्यूम ट्यूब की अगर आप साइज़ देखेंगे तो एक वैक्यूम ट्यूब की साइज़ काफ़ी बड़ी होती है, और उस टाइम पे जो आपके प्रोसेसिंग यूनिट्स होती थी उसमें हज़ारों वैक्यूम ट्यूब्स लगाई जाती थी प्रोसेसिंग यूनिट बनाने के लिए। मतलब CPU अगर हमें बनाना है तो उसमें हज़ारों आपकी क्या होंगी, वैक्यूम ट्यूब्स होंगी। तो आप समझ सकते हैं कि एक सिर्फ अगर CPU बनाना है तो उसकी साइज़ कितनी बड़ी होगी। और
जब 1947 में ट्रांजिस्टर आए तो वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस किया गया ट्रांजिस्टर से। और ट्रांजिस्टर अगर आपने कोई सर्किट देखा होगा, अलग अंदर कोई मदरबोर्ड देखा होगा, तो ट्रांजिस्टर की साइज देखें तो बहुत छोटी होती है, बहुत छोटी होती है। तो अगर आपको ज़्यादा भी ट्रांजिस्टर लगाना है तो साइज़ छोटी है तो स्पेस कम लेंगे, और इसके अलावा पावर कंजप्शन भी बहुत कम होगा। और पावर कंजप्शन के साथ क्या होता है, ट्रांजिस्टर जो होते हैं वो काफ़ी फास्ट होते हैं, तो प्रोसेसिंग स्पीड आपकी बढ़ जाएगी और बाकी जो कॉस्ट है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जैसे ही आपके ट्रांजिस्टर डेवलप हुए उसके बाद क्या हुई, कंप्यूटर की साइज़ काफ़ी कम हो गई, और साइज कम होने के साथ साथ उनकी प्रोसेसिंग स्पीड क्या हो गई, बढ़ गई। इसके बाद जब ट्रांजिस्टर के बाद आए आपके इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसीस आई 1970 में आए। और जो इंटीग्रेटेड, देखिए इंटीग्रेटेड का मतलब क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ों को आप जब मिला देते हैं आपस में तो वो क्या कहलाता है, इंटीग्रेशन कहलाता है। तो देखिए क्या है, एन इंटीग्रेटेड सर्किट या आईसी इज अ सिलिकॉन चिप विच कंटेन एन एंटायर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ऑन अ वेरी स्मॉल एरिया। मतलब एक कुछ देखिए कुछ इस तरीके की होगी कि मान के चलिए हमने क्या किया, एक इस तरीके की ले ली, ये एक चिप हो गई। अब इस चिप के ऊपर क्या होंगे, आपके बहुत सारे कंपोनेंट ऐसे हम क्या कर देंगे, ऐसे कंपोनेंट इसके ऊपर फैब्रिकेट कर देंगे, चिपका देंगे, और ये क्या हो गई, एक आईसी हो गई, ये आईसी हो गई। ठीक है, तो इसकी देखिए आप साइज़ देखिए, साइज़ बहुत कम है। और क्या करते हैं, द साइज ऑफ कंप्यूटर ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड बिकॉज ऑफ आईसी। तो इसके पहले आपके ट्रांजिस्टर के कारण आपकी कंप्यूटर की साइज़ काफ़ी कुछ कम हुई थी, और फिर इसके बाद आपकी आईसी आई, और आईसी ने तो क्या कर दिया आपका यहाँ पर इसमें ड्रास्टिकली क्या कर दी, साइज रिड्यूस्ड कर दी। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं, और बाकी हम इसके आगे का जो है वो नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके हम अच्छे से पढ़ेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आपको सब्सक्राइब कर लेना है, और इसको अपने दोस्तों में शेयर करना है, जिससे अगर आपके जो दोस्त पढ़ना चाहते हैं वो भी इसको अच्छे से पढ़ पाएँ। और चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है और लाइक करना है, और बेल आइकन को आपको प्रेस कर देना, जिससे आपको जब भी वीडियो डालो उसका आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप सबसे पहले इस वीडियो को देख सकें। तो थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ये आपने इस वीडियो को देखने के लिए इतना समय दिया। थैंक यू।